अच्छा क्लास, हम वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ लिया था, और अब हम एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अब एनिमल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स की तरह बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। थोड़ा सा मतलब इस सेक्शन को पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं मतलब अभी तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में आप मुझे ये बताओ, जो ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, अगर जो आपने पढ़ा था, तो डिफ्यूजन क्या होता था? डिफ्यूजन में याद है ना सबको, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस। लेकिन अगर आपकी बॉडी में भी सिंपल सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती, तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में इतने सिस्टम्स रखे हैं, और वो हमारे ही फ़ायदे के लिए रखे हैं ना। और प्लांट्स उनके हिसाब से, यानी कि अपने बॉडी के हिसाब से उनमें अल्लाह ताला ने जो है वो चीज़ें रखी हैं। तो हमारी बॉडी में जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिस हिसाब से हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं, उस हिसाब से खाली डिफ्यूजन के ज़रिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, जिसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेडिकल साइंसेस में क्या नाम आता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम, व्हाट इज द नेम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ जनरल टर्म, और इसका अगर नाम देखें तो इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मेडिकल साइंसेस में। और ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। पहले ओपन टाइप देख लेते हैं। ओपन टाइप में क्या होता है? ओपन टाइप में ये ज़्यादातर आपकी 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 बुक में, जो पुरानी बुक में थी, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था इनवर्टिब्रेट्स का। और अब वो चैप्टर ख़त्म कर दिया है, कि आपकी जब नई बुक आई है तो उसमें नहीं है सारे चैप्टर्स। तो मे बी पॉसिबल ये जब आप आगे जाके 10 क्लास में जब बायो पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। हो सकता है उस बुक में ज़रूर ये चैप्टर शामिल किया हो, लेकिन अभी इस करंट बुक में नहीं है। तो अभी मैं कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम लूँगा जिसका आपको पता भी नहीं होगा कि ये होते क्या हैं, क्योंकि आपने इन्वर्टिब्रेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। और जब आप अगर वो चैप्टर आगे 10th में हुआ तो आप उसे पढ़ लोगे। ठीक है। बहरहाल, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, हमारी बॉडी में, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे आप नसें कहते हो। उसमें खून जो है वो, ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेट करता है ना। लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती इनकी बॉडी में। फॉर सपोज, अगर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं कॉकरोच की एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये एक कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच है, फॉर सपोज मैं इसकी बस बॉडी बना रहा हूँ, मैं इसके लेग्स वेग्स नहीं बना रहा। ठीक है। तो कॉकरोच की बॉडी में कभी भी आपको ब्लड वेसल्स नजर नहीं आएंगी। उसमें एक पूरी बॉडी में एक येलोइश कलर का लिक्विड पाया जाता है, पूरा एक येलोइश कलर का लिक्विड पाया जाता है। और उसकी पूरी बॉडी में लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है। आपने जब कभी कॉकरोच देखा है, तो अब बहुत सारे लोग तो डरते भी हैं। तो अगर जब आप उसको मारते हो तो कभी आप देखते हो कि येलोइश से सब्सटेंस निकलता है उसके अंदर से, वो इसका एक तरह से ब्लड होता है। क्या होता है? इसका एक तरह से ब्लड होता है। अच्छा, अब पहले हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज थ्रू द स्पेसेस अमंग टिश्यूज, so it directly comes in contact with the tissues. It remains filled in the open tissue spaces called sinuses. ठीक है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यूज, ब्लड इंटर इनटू अ पंपिंग ऑर्गन और हार्ट, which pumps into blood vessels. अच्छा, अब
यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की बात करी है, एक मिनट, these vessels again drain out blood into sinuses so it remains in circulation. This type of circulatory system found in arthropods and mollusks. अच्छा, मैं इसी की बात कर रहा था कि आपने वर्ड आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क नहीं सुना। ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ठीक है, और हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन बहरहाल इन्वर्टिब्रेट सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क नहीं होते, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में आपके सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह सारे आपके आर्थ्रोपॉड्स में आ जाते हैं। और मॉलस्क में आपके पास आ जाता है ऑक्टोपस वगैरह, जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ऑक्टोपस, स्नेल। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऑक्टोपस, और भी बहुत सारे होते हैं, स्नेल्स हो गए, ठीक है, स्क्विड्स हो गए। ठीक है, ये सब जो है वो सारे मॉलस्क्स हैं। ठीक है, तो मॉलस्क और आर्थ्रोपॉड्स, इनकी बॉडी में ये वाला सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबकी बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज टाइप। कैसा होता है? क्लोज टाइप। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का नाम दिया है, ये ब्लड वेसल्स इनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होती। जैसे हमारी पूरी बॉडी में आपको जिधर आपकी नजर पड़ती है आपकी अपनी अपनी बॉडी पे, तो वहां पे आपको ब्लड वेसल्स नजर आती हैं। जिन जो बहुत ज्यादा पतले से लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनकी बॉडी में तो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही होती हैं। अक्सर आपको जो जिम जिम ज्यादा करते हैं, उनकी बॉडी में भी आपको बहुत नजर आती हैं। ठीक है, तो और हर जगह जो है वो बॉडी पे नजर आ रही होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो सिर्फ एक एक जगह से खुलती हैं और वहीं पे खत्म हो जाती हैं, इस तरह से। मैं इसको करेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर ये कॉकरोच की मैं दोबारा बॉडी बनाऊं, तो यहाँ पे एक ऑर्गन होगा जो पंप करेगा इस पूरे ब्लड को, या इस पूरे लिक्विड को जिसकी बॉडी में भरा हुआ है। और यहाँ से निकलती है एक ब्लड वेसल, यहाँ से निकलती है दूसरी ब्लड वेसल, और इसी तरह तीसरी। बस ये यहीं तक जाके खत्म हो जाती हैं। ये पूरी जगह फैली हुई नहीं होती, सिर्फ एक बहुत छोटी सी ओपनिंग निकली हुई होती है, ताकि ब्लड जो है वो इस ऑर्गन के अंदर आ जाए और फिर वापस इस ऑर्गन से बाहर बॉडी में फिल हो जाए। और ये जो ब्लड होता है, ये इसकी पूरी बॉडी में भरा हुआ होता है, पूरी बॉडी में इस तरह से येलोइश कलर का ये भरा हुआ होता है। अगर मैं इसको, ये इस तरह से पूरी बॉडी में इस तरह से भरा हुआ होता है। और ये ब्लड जो है वो इन वेसल्स के जरिए इस ऑर्गन में जाता है, फिर ऑर्गन इसको पंप करके बाहर निकाल देता है वापस बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, इसे कहा जाता है, यानी कि अंदर से अगर अगर इस ब्लड को हटा दें, इस लिक्विड को हम इसके इसके अंदर से खत्म कर दें, तो ये खाली स्पेस हो जाएगा ना। तो इस खाली स्पेस को साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। हर टिश्यू के दरमियान, टिश्यू पता है आपको, सेल से मिलके बनती है इसकी बॉडी भी। तो जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स जो मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के दरमियान कुछ ओपन स्पेसेस होती हैं, कुछ खुली हुई जगह होती हैं, जिन्हें कहा जाता है साइनसेस। तो इसकी पूरी बॉडी में साइनस मौजूद होते हैं, ओपन ओपन स्पेसेस होती हैं, वहां पे ये लिक्विड भरा हुआ होता है। और इस लिक्विड में ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, सेल के अंदर जाती है। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस लिक्विड के अंदर आ जाती है। ठीक है, और लिक्विड इसे एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ट्रांसपोर्ट करके इसे एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि ब्लड का, या इसकी बॉडी में वैसे ब्लड नहीं कहते, आप इसे आगे जाके क्लासेस में पढ़ोगे, इससे कहते हैं हीमोलिम्फ। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसे वैसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पे ब्लड का नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में इस हीमोलिम्फ का जिक्र नहीं हुआ, नाम नहीं जाहिर है। सिर्फ ये बताया है कि इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इनकी बॉडी में एक लिक्विड होता है, जो ब्लड जैसा होता है, और वो भी वैसा ही काम करता है जैसे ब्लड की तरह, जैसे ब्लड हमारी बॉडी में काम करता है। और दूसरा, ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होती, सिर्फ
छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि इस ऑर्गन से निकलती हैं, जो मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स निकलती हैं और बस वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी होती हैं और बस यहाँ से निकली यहाँ पे ख़त्म हो गई इस तरह से। और फिर ये सिर्फ किस लिए पाई जाती हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो हार्ट के अंदर चली जाए और फिर जो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आई है वो एक्सचेंज जाए और फिर वापस ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता रहता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, हार्ट पंप करता रहता है, एक्सचेंज होती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की किसको ज़रूरत होती है, सेल्स को। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी रिलीज करता है तो साथ में सिर्फ एनर्जी नहीं और भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से भी जो है वो रिलीज हो जाती है। कुछ रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो सेल के अंदर मौजूद होती है। फिर सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब ब्लड आके ऑक्सीजन दे देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सक कर लेता है, वो खींच लेता है और इस तरह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस हार्ट में आ जाता है और हार्ट में जो ऑक्सीजन आई भी होती है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज कर लेती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। बहरहाल ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इसके अंदर ये पूरी स्पेस होती है जिसे साइनसेस कहते हैं और साइनस में ये लिक्विड मौजूद होता है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। गलत जगह पे बना दिया इन्होंने। वैसे यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ कि ये क्लोज टाइप है या ओपन टाइप है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो डायग्राम बनी हुई है दिस इज अ क्लोज टाइप, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं हर जगह। ये देख रहे हो, ये पूरी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल है। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं। ये देख रहे हो, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फैला हुआ है। तो ऐसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप कहलाता है, जिसमें ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रन करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है और वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, टिश्यू के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता, ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। अच्छा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती। और इसमें एक प्रॉपर हार्ट होता है जिसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि किस तरह वर्किंग करता है। और इसके अलावा इसके अलावा इस क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यू से जाके नहीं टकराता, टिश्यू से डायरेक्ट इसका कांटेक्ट नहीं होता। जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा था ना, यानी कि हर जगह ही जो ब्लड है, जो लिक्विड है वो फैला हुआ था। तो डायरेक्ट टिश्यू से जाके ये क्या कर रहा था, ये मिला हुआ था, टिश्यू से जाके मिल रहा था ना। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो ये टिश्यू से जाके जब डायरेक्टली नहीं मिलता, पहले ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है फिर टिश्यूज के अंदर जाता है, तो ये इनडायरेक्ट है। लेकिन वहां पे डायरेक्टली होता है ओपन टाइप में। ठीक है, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज होता है ब्लड, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट इन मैन, यानी कि अब हमारी बॉडी की बात हो रही है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहला हमारा मेन कंपोनेंट ब्लड, जो कि सेल से मिलके बनता है, फ्लूइड नेचर होती है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड नेचर होती है, लिक्विड नेचर होती है। ठीक है, हार्ट तो ब्लड की नेचर भी लिक्विड ही होती है ना, सॉलिड नहीं होता ना गैस होता है। तो इसकी नेचर क्या होती है, इसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है इसकी। हार्ट हमारा एक पंप ऑर्गन है। ठीक है, एक तरह से आप समझ लो जैसे घर पे मोटर होती है, हमारी बॉडी के एक मोटर सिस्टम है। ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स एक तरह से पाइपलाइंस आप कह लो लेम टर्मिनोलॉजी में, लेकिन होती क्या है, ये ट्यूब्स होती हैं जो तीन टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब पहले हम इन ब्लड वेसल्स को पढ़ लेते हैं। व्हाट आर दीज ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आ जाओ।
ब्लड वेसल्स को पहले पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ गई, ये रही। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, हमारी बॉडी में ये 3 मेन टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज, अब आर्टरीज क्या करती हैं, अब हमारा हार्ट है, फॉर सपोज एच फॉर हार्ट, बी फॉर बॉडी, एच फॉर हार्ट, बी फॉर बॉडी, नाम याद रखना, ठीक है। मैं सिर्फ नाम में पूरा पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि माउस से लिखा नहीं जाता। एच फॉर हार्ट, बी फॉर बॉडी, यानी कि हार्ट से जब खून पंप होता है और बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स करवाती हैं, आर्टरीज। यानी कि हार्ट से लेकर ब्लड जब बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो आर्टरीज करवाती हैं। और जब बॉडी से वापस हार्ट में आएगा, तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो वेन्स होती हैं। क्या ये सबको मेरी बात समझ आई, आसान थी। हार्ट से बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट करवाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और जो बॉडी से वापस हार्ट तक लेकर आती हैं वो वेन्स होती हैं। अच्छा, अब एक चीज का बहुत ख्याल रखना कि आपको जो आप मुझे ये बताओ, आपको अपनी बॉडी पे ब्लड वेसल्स नजर आती हैं, अब आप ये सोच के बताओ ये आर्टरीज हैं या वेन्स हैं। अच्छा, इसका जवाब ये है कि आर्टरीज, ये जितनी भी आपको ब्लड वेसल्स आपको बॉडी पे नजर आ रही है ना, इनमें से कोई भी आर्टरी नहीं होती, ये सारी वेन्स होती हैं। क्यों? वेन्स हमेशा वेन्स हमेशा सुपराफिशियल होती हैं, यानी कि वेन्स हमेशा ऊपर की तरफ होती हैं। वेन्स हमेशा कहाँ पे पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ। आर्टरीज आपको नजर ही नहीं आएंगी क्योंकि आर्टरीज आपके गोश के अंदर, आपके मसल्स के अंदर दबी हुई होती हैं, इस वजह से आर्टरीज आपको नहीं नजर आती। और कैपिलरीज पे भी मैं अभी आता हूँ। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आपके मसल्स के अंदर दबी हुई होती हैं। वेन्स आपको ऊपर ऊपर नजर आ रही होती हैं, जो आपकी ऊपर स्किन पे यहाँ पे आपको नजर आ रही होती हैं। दीज आर ऑल वेन्स, क्योंकि वेन्स जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं। यानी कि और आर्टरीज होती हैं वो डीप डाउन इन द मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर होती हैं, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है कि हर हर सेल के अंदर, हर हर मसल के अंदर ये खून पहुंचाए, बॉडी के अंदर पहुंचाए। वेन्स का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना बॉडी पार्ट से और वापस हार्ट के अंदर लेकर आना। अच्छा, आर्टरीज, अच्छा मेरी एक बात सुनो, हार्ट के अंदर जब ऑक्सीजन, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आती है ना, अच्छा एक बात याद रखना, देखो, अच्छा सबसे पहले आपको वर्ड पल्मनरी का वर्ड पता होना चाहिए। पल्मनरी का वर्ड मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं लंग्स के लिए, फेफड़े जैसे कहते हैं, ठीक है, लंग्स के लिए, जहां से आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अ, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है लंग्स। तो पल्मनरी का वर्ड आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, लंग्स के लिए। पल्मनरी आर्टरी, सोच के बताओ, पल्मनरी आर्टरी, आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है। इसका मतलब पल्मनरी का वर्ड आ गया है तो ये लंग्स, यानी कि वो आर्टरी जो हार्ट से कहां पे लेके जाती है, एल फॉर लंग्स, जो हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है, दैट इज द पल्मनरी आर्टरी। और जो लंग्स से वापस हार्ट तक लेकर आती है, दैट इज पल्मनरी वेन। क्या होती है वो, पल्मनरी वेन, दैट इज पल्मनरी वेन। अच्छा, एक बात याद रखना, लंग्स भी आपका बॉडी पार्ट है, और लंग्स के अलावा जितने भी, स्टमक हो गया आपका, किडनीज हो गई आपकी, आपका ब्रेन हो गया, आपके लेग्स हो गए, आपके मसल्स हो गए, ये भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हार्ट जब ब्लड चाहे लंग्स की तरफ या चाहे बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजे, तो वो हमेशा किसका यूज करेगा, आर्टरीज का।
यानी कि आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करवाती हैं हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट्स तक, और वापस जब हार्ट की तरफ बॉडी पार्ट्स ब्लड भेजते हैं तो वो किसके थ्रू भेजते हैं? वेन्स के जरिए। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली लंग्स के लिए अलग आर्टरी और वेन का वर्ड इस्तेमाल किया है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बल्कि अभी रुक जाएं, आपको अभी जब मैं सर्किट्स पढ़ाऊंगा तो अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि पल्मोनरी वेन वो वेन होती है जो लंग्स से वापस हार्ट तक लेकर आती है, और पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि ब्लड जो है वो लंग्स तक जा रहा है और लंग्स से फिर वापस हार्ट तक आ रहा है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, हार्ट क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के अंदर, क्या चीज भेजेगा? ऑक्सीजन, है ना? हार्ट क्या चीज भेजता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भेजता है बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इतना याद रखना कि हार्ट जब बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को भेजता है तो वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन होती है, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है, हमारी बॉडी पार्ट्स को जरूरत होती है ना, हमारी बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा हार्ट हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे ट्रेवल करवाता है? आर्टरी से। यानी कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाहिद एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, वाहिद एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी यानी कि वो आर्टरी जो हार्ट से लेकर लंग तक लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है, उस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है यह भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा, फिर बॉडी जब वापस हार्ट तक भेजती है, बॉडी जब वापस हार्ट तक भेजती है ब्लड को, बॉडी जब वापस हार्ट तक भेजती है ब्लड को, तो उसमें कैसा ब्लड होता है फिर वापस? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, और बॉडी से जब वापस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो डिलीवर हो चुकी होगी बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो अब वापस कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी बांट दी ना, मतलब ऑक्सीजन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हर जगह दे दी, बॉडी पार्ट के हर जगह चली गई, यानी कि अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, कम होगी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन की अमाउंट उस ब्लड में कम होगी। और जब वापस बॉडी पार्ट को सारी ऑक्सीजन मिल गई, यानी कि अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कम है, और इसमें कौन सी गैस शामिल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तभी इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये वापस कहाँ चला जाएगा? हार्ट के अंदर। तो अब अब ये कौन सी, अब ये वेन्स काम करती है ना, वेन्स। तो वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आना। लेकिन ये वाहिद एक पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आप मुझे ये सोच के बताओ, ये सोच के बताओ, देखो, जितनी भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या काम करती हैं? हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है? अब आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वाहिद एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक लेकर जाती है? लंग्स तक। और और जब वापस लंग्स भेजते हैं हार्ट तक, तो उनमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और बाकी जितनी भी वेन पाई जाती हैं उसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
तो ये आपको याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो मैंने आपको कुछ डिफरेंस बता दिया। अब जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है, यानी कि ये आर्टरी है, इसकी वॉल थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, इस तरह से बहुत थिक होती है। और वेन्स की वॉल बहुत पतली होती है, बहुत पतली सी होती है, इस तरह से। वेन्स की जो वॉल होती है बहुत पतली होती है। इसमें जो ये हिस्सा है, यहाँ पे ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर मैं आपको ब्लड वेसल्स की पिक्चर दिखाऊं, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे ये वाली देखें डायग्राम। अच्छा, बस एक मिनट, लोडिंग हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो वॉल है कितनी पतली सी है, ये वेन की होती है, और ये वाली वॉल कितनी थिक है, ये आर्टरीज की होती हैं। और ये जो अंदर कैविटी है ना, ये खाली जगह, ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये खाली जगह, इसे कहा जाता है ल्यूमन, और इसे भी कहा जाता है ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन कहा जाता है। वेन्स में बड़ा होता है ल्यूमन, और आर्टरीज में छोटा होता है, ठीक है। इसी तरह वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, और आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, वापस अपने हैंडआउट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि बॉडी से वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। अच्छा, आर्टरीज में दूसरा डिफरेंस, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ वाहिद एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। लेकिन वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वाहिद एक पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। फिर उसके बाद आर्टरीज का ल्यूमन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ल्यूमन, ये देख रहे हो, ल्यूमन वो कैविटी होती है जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, खाली जगह होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ल्यूमन जो है वो वेन्स का बड़ा होता है और आर्टरीज का बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। इसी इसी वजह से आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में कम होता है, ठीक है। फिर आते हैं अब कैपिलरीज में। कैपिलरीज कैपिलरीज आपको नज़र नहीं आती, कैपिलरीज आपको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती हैं। और कैपिलरीज का काम होता है, कैपिलरीज सिर्फ एक ही लेयर से बनती हैं जिसे कहा जाता है एंडोथीलियम, लेयर का नाम है एंडोथीलियम। एंडो का मतलब इनर, थीलियम का मतलब भी लेयर होता है, जैसे एपिडर्मल होता है ना, वैसे थीलियम का भी मतलब लेयर होता है। तो एंडोथीलियम, एंडो मतलब इनर, इनर लेयर, यानी कि एक ही लेयर होती है और इनर लेयर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये दिस इज द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं, ये माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं। दिस इज द वेन, दिस इज द आर्टरी। फिर आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसे आर्टरियोल कहते हैं, वेन से ब्रांचेस निकलती हैं जिसे वेन्यूल कहते हैं। फिर वेन्यूल से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं और आर्टरी से भी फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिसे कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज का काम होता है ब्लड को टिश्यूज और सेल्स के अंदर पहुंचाना। ये कैपिलरीज का काम होता है टिश्यूज के अंदर, जो बारीक बारीक सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स तो होते ही माइक्रोस्कोपिक हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कैपिलरीज को भी माइक्रोस्कोपिक रखा है, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज तो हमें नजर आती है ना, और सेल्स हमें नजर नहीं आते, तो आर्टरीज तो करवाने से रही ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन तो वो नहीं भेज सकती ना,
तो ये काम किसका होता है? कैपिलरीज का। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही नज़र आती हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं, और इनका काम होता है ब्लड को, ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, इनका मतलब मेन काम होता है ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है और जो यूजफुल मटेरियल होते हैं उनको सेल्स के अंदर पहुंचाना, सेल्स के अंदर उनको ट्रांसफर करना, इनका काम होता है। आर्टरीज और वेन सिर्फ क्या काम करती हैं? ब्लड को फ्लो करवाने में, यानी कि ब्लड को मूव करवाने में मदद करती हैं, ठीक है, ब्लड इनमें मूव करता है। लेकिन कैपिलरीज एक्सचेंज करवाती हैं, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंचा के कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर देती हैं अब ब्लड के अंदर। ये काम किसका होता है? कैपिलरीज का। ऑक्सीजन दे देती हैं सेल को और कार्बन डाइऑक्साइड वहां हर हर सेल से निकाल लेती हैं, और इस तरह से ब्लड आप कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो कैपिलरीज का यही काम होता है बस, ठीक है। आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स का मैंने आपको बता दिया। वेन्यूल्स, जाहिर सी बात है, वेन से भी ब्रांचेस निकलती हैं, वो वेन्यूल्स होती हैं, और आर्टरीज से भी ब्रांचेस निकलती हैं, वो आर्टरियोल्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत आसान सा ये मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम अपना बाकी का पोर्शन जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स, यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं। ये अच्छा, ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपने पढ़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, याद है ना आपको? तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट करता है एक तरह से, आपकी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब ये दो किस्म के होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स कहते हैं सेल्स को, दिस इज द सेल। और प्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस होता है येलो कलर का, जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन आपकी रेड ब्लड, ये जो आपको रेड कलर का अपना खून नजर आता है ना, इसी के अंदर होता है प्लाज्मा। ये आपको इजीली नजर नहीं आता, सेपरेट करना पड़ता है, मेथड होता है इसका, वो आपको करने की जरूरत नहीं है ना, आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये प्लाज्मा जो है वो एक सेपरेट जो है वो एक फ्लूइड कंपोनेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसमें 55% 55%, अगर मैं ब्लड को डिवाइड करूं तो 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो आपके कॉर्पसल्स होते हैं, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स आ गए, वाइट ब्लड सेल्स आ गए। तो प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा आपका वाटर से मिलके बनता है। इसमें कुछ आप यहाँ पे लिखा हुआ है 90% प्लाज्मा इज वाटर, यानी कि वाटर से मिलके बनता है। इसके अलावा कुछ और मिक्सचर्स भी होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, केमिकल्स के नाम में क्लोराइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये सब केमिकल हैं। और इसके अलावा आइंस होते हैं कुछ, और ये मिल के ये मिल के आपका प्लाज्मा बनाते हैं। कुछ इनमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो है वो, what are these are some sort of proteins and they are present in plasma, ठीक है। ये प्लाज्मा, इन सब का मिक्सचर होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा आपके ब्लड का ही एक पार्ट है, जो कि आपके ब्लड में मिक्स हुआ हुआ होता है, ठीक है। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उससे फाइट करने में ये एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारा आपके पास प्लाज्मा कंटेन डाइजेस्टेड फूड, इसमें फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, जो फैट्स मिलके बनाते हैं, वाइटामिन हो गए। इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, और ये फिर बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं आपके स्वेट के जरिए, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर आता है उसके जरिए। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ केमिकल्स सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है इसके अंदर। प्लाज्मा प्लाज्मा का, जाहिर सी बात है, प्लाज्मा में जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपकी बॉडी के लिए जैसे सॉल्ट भी है,
आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, सॉल्ट की, कुछ प्रोटीन्स की, फिर एंटीबॉडीज़ की भी ज़रूरत होती है फाइट करने में अगर कोई हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब आपकी बॉडी का कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर, जो ये आपका ब्लड का पार्ट है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा की भी। ठीक है, अब ब्लड, सॉरी, कॉर्पसल्स की बात करते हैं। कॉर्पसल्स में आपके 3 कंपोनेंट आते हैं। ये कॉर्पसल्स, ये आपको नजर आ रहा है, कॉर्प कहाँ गया, कहाँ गया, कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स में आपके पास आते हैं सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो आपके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। इनका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है, और ये सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर का मतलब सर्किल जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहाँ पे आप पिक्चर में दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस तरह का सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉन्केव। ये हॉलो शेप नजर आ रही है, हॉलो, खाली है ना, इस तरह से बाई कॉन्केव शेप इससे कहते हैं। इस तरह के होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये वाहिद वो सेल्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर जिसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। इसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, बार बार बोल रहा हूं, ये वो वाहिद सेल्स होते हैं। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो आप क्या जवाब दोगे? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि 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 भाई अगर मैं सेल की पिक्चर बनाऊं तो सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस बहुत सारी जगह घेर लेता है। और जब जगह घेरता है तो अब रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यानी कि वापस ट्रांसपोर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब सारी जगह ये न्यूक्लियस घेर लेगा तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिट होंगी? तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसके अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया, ताकि इसमें ऑक्सीजन और बाकी जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो डिफरेंट फूड के पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट यूजफुल मटेरियल हैं, वो इसके अंदर फिट हो जाएं, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करवा सके, है ना। और तो किसी सेल में ट्रांसपोर्ट की खासियत नहीं है ना, सिर्फ यही सेल कर सकता है। तो इस वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वरना अगर न्यूक्लियस होता तो इसमें जगह ही नहीं होती। ये कैसे अपने अंदर जो है वो चीजों को फिट करता, कैसे इस अपने अंदर गैसेस को इनकॉर्पोरेट करता, कैसे अपने अंदर जो है वो फूड के पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट करता, जब इसमें न्यूक्लियस ही सारी जगह ले लेता। तो इस वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा ये साइज बताया हुआ है, 0.007 से 0.008 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर आपको पता है, दिस इज द डायमीटर, ये डायमीटर होता है, इतना इसका साइज होता है। क्वांटिटी 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसकी क्वांटिटी होती है। एमसीक्यूज में पूछ ली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर बनते हैं। इनकी लाइफ क्या होती है? 120 डेज होती है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो जो आपकी, आपने पाए खाए होंगे, सब नहीं खा, सब नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी खाते, मैं भी नहीं खाता, ठीक है। जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में जो, सॉरी, जो बोन्स होती हैं, बोन के अंदर जो सॉफ्ट सा सब्सटेंस होता है जिसे गूदा कहते हैं, ठीक है। वो जो आप बड़े मजे से आप सक करते हो अपने मुंह से, जो खाते हो, दैट इज द बोन मैरो। उसके अंदर उसके अंदर से ये ब्लड की प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, यहाँ से बोन मैरो के अंदर बनते हैं। जो हड्डी के अंदर जो सब्सटेंस होता है ना, सॉफ्ट सा, उसके अंदर से ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। और उनकी कितनी लाइफ होती है? सिर्फ 120 दिन ये जिंदा रहते हैं। फिर ये स्प्लीन और लिवर और स्प्लीन आपकी एक बॉडी का पार्ट है, ये वहां पे जाके खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं अपने आप को। फिर लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से बॉडी सेल्स तक, और बॉडी सेल्स से लंग्स तक, ठीक है। हार्ट एक, बस एक जरिया है। जो ऑक्सीजन असल में आती है वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है असल में? जो ऑक्सीजन आती है वो लंग्स से आती है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लंग्स की बात करी हुई है। हार्ट तो बस एक जरिया है पंप करवाने का। असली असली जो ऑक्सीजन आती है वो हार्ट में थोड़ी होती है। हार्ट तो सिर्फ पंप करवाता है। तो लंग्स के जरिए बॉडी सेल्स में जो है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन आती है वो किस ऑर्गन में आती है? लंग्स में।
फिर लंग्स से वो हार्ट में जाती है और हार्ट से बॉडी सेल्स में, फिर बॉडी सेल से हार्ट में आती है और हार्ट से वापस लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी? लंग्स में, एल फॉर लंग्स, लंग से जाएगी हार्ट में, हार्ट फिर पंप करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, बी फॉर बॉडी पार्ट्स। फिर जब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, तो बॉडी से वापस हार्ट में आती है और हार्ट से वापस लंग्स में, इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये आसान सा था। फिर उसके बाद आते हैं, अच्छा, फिर एक एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर हीमोग्लोबिन को देखा जाए तो ये आपके ब्लड के अंदर जो रेड कलर, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? इसी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। और हीमोग्लोबिन के ऊपर ही ऑक्सीजन आके बॉन्ड बना लेती है, ऑक्सीजन आके जुड़ जाती हैं। फिर ऑक्सीजन जब आके जुड़ती है तो ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जाती है। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन आके जुड़ती है और फिर ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट, जिन्हें कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। पुलिस का काम क्या होता है? जो थीफ वगैरह होते हैं, जो चोर वगैरह होते हैं, उन्हें पकड़ना। तो इनका भी यही काम होता है, ल्यूकोसाइट्स का भी यही काम होता है। ल्यूकोसाइट्स क्या काम करते हैं? ल्यूकोसाइट्स या फिर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इनको WBCs और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। इनका इनका जो शेप होता है वो इनका जो शेप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। रेड ब्लड सेल्स ये बड़े होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका मेन काम क्या होता है? जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करना जो आपकी बॉडी में आ जाते हैं, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, हिफाजत करना आपकी बॉडी की, ये इनका मेन काम होता है। फिर ये बहुत सारे किस्म के नाम लिखे हुए, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब ये दो किस्म के होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स कहते हैं जिनमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, यानी कि इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं इनमें, और इनमें पार्टिकल्स नहीं होते। मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, इनमें पार्टिकल नहीं होते। बाकी न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये 62%, न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 62% होते हैं। और ये 2% होते हैं। ये लेस देन 1% होते हैं। ये आगे नंबर लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ोगे ना, ये MCQs के लिए आ सकता है, 32%। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके अलावा फिर आते हैं आपके पास प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स क्या करते हैं? प्लेटिलेट्स का एक अहम काम होता है, अगर आपकी बॉडी में खून निकलता है तो प्लेटिलेट्स का काम होता है, प्लेटिलेट्स का काम होता है जो, जैसे फॉर सपोज ये आपका हाथ है, मान लो यहाँ पे कट लग गया, इस तरह से कट लग गया तो खून बाहर आएगा। तो यहाँ पे जब प्लेटिलेट्स को ये पता चलता है ना, तो प्लेटिलेट्स यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं ताकि खून बाहर ना निकल सके। प्लेटिलेट्स जमा हो जाते हैं, क्लॉट बन जाता है, एक तरह से क्लॉट कहते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर बन जाता है। प्लेटिलेट्स वहां पे आके जमा हो जाते हैं, वहां पे आके जो है वो प्लेटिलेट्स का एक क्लस्टर बन जाता है, प्लेटिलेट्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे कट लगता है, या जहाँ पे बॉडी को मैसेज मिलता है कि यहाँ से ब्लड का आउटफ्लो हो रहा है, ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो वहां पे जाके प्लेटिलेट्स जो है वो जमा हो जाते हैं ताकि ब्लड वहां से बाहर ना जा सके। आप जब जब आपको खून निकलता है तो आप वहां पे हाथ रख लेते हो, टिश्यू रख लेते हो,
या जब आप कभी आप इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हो, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते तो फिर वो थोड़ी देर क्या बोलता है, इस जो कॉटन आपको देता है उसको पकड़े रहो, ताकि 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 जो क्लॉट है वो बन जाए, प्लेटलेट्स वो बना दें और ब्लड वहां से बाहर ना आ सके। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्लॉट, इट प्रोटेक्ट्स ब्लड टू फ्लो, दैट इज क्लॉट विच प्रिवेंट्स ब्लीडिंग। जब आपको ब्लीडिंग होती है तो ये क्लॉट बनता है, प्लेटलेट्स वहां पे जाके क्लॉट बनाते हैं और ब्लड का वहां से बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जब कट लगता है तो आपकी बॉडी का एक हिस्सा खुल गया, तो जो बाहर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो अंदर आने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन प्लेटलेट्स का एक और काम होता है, जब ये ब्लड को रोक रहे होते हैं ना, ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो ब्लड को बाहर निकलने से रोकना इनका काम होता है। और साथ में एंट्री ऑफ पैथोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है पैथोजन। पैथोजन कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी बॉडी में जब इंटर हो जाए तो आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो इन पैथोजन की एंट्री को रोकता है, इनकी एंट्री नहीं होने देता, इनको इंटर नहीं होने देता आपकी बॉडी के अंदर। कैसे इंटर होंगे, जब क्लॉट बन जाएगा यहाँ पे जमा हो जाएंगे सारे प्लेटलेट्स आके, तो रास्ता तो फिर ब्लॉक हो गया, तो ये फिर इंटर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इनका ये मेन काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, फिर आते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स में। ब्लड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है ल्यूकीमिया। अच्छा, बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये ब्लड कैंसर होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की जो एक रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है, वो बढ़ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स अपनी नॉर्मल रेंज से, और रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, और ये आपके बोन मैरो को और लिम्फेटिक सिस्टम, अभी लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये आप बस ये याद कर लो, एक सिस्टम है, ये आपको हायर क्लासेस में जाके पढ़ाया जाएगा। पता नहीं ये ऐसे सिस्टम्स के बारे में बताते ही क्यों हैं जब आपकी बुक में गिवन नहीं है। खैर, लेकिन अब अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, जो कि लिम्फ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लिम्फ एक फ्लूइड आपकी बॉडी में उसको ड्रेन करता है, बस। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, आप ये हायर क्लासेस में जाके खुद ही पढ़ लोगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आओगे तब। अच्छा, फिर ये बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ल्यूकीमिया। और ये ब्लड कैंसर होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आरबीसीज की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं, बंदे को बुखार हो जाता है, सर्दी लगने लगती है, फ्रीक्वेंट और सीवियर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या हैं, ये भी आप ये समझ लो, ये भी एक बॉडी का पार्ट है। लिम्फ नोड, अभी आपको नहीं पता, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ा, तो अभी आप इतना याद रखो कि एक बॉडी का पार्ट है जो कि सोलोइन हो जाते हैं, यानी कि अपने नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े हो जाते हैं। नॉर्मल, ये एक एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं। इजी ब्लीडिंग और ब्रूजिंग, यानी कि आराम से खून बाहर आने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट्स भी अपना काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, टिंग रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, यानी कि रेड स्पॉट्स पड़ने लगते हैं आपकी स्किन पे। बोन, जोड़ में, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। थकान, वीकनेस बहुत होती है, आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है। आपका जो लिवर और स्प्लीन है, जिससे आप जिगर कहते हो लिवर को, जो आप बकरा ईद पे खाते हो, कलेजी जिसे कहते हैं, वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग आपको बहुत आसानी से होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आपको रात में, तो आपको पसीना आने लगता है। ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होता कैसे है, ये या तो आपका जो डीएनए है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या तो इस वजह से होता है, या फिर हाँ, ये एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर कुछ ऐसे केमिकल से आपका एक्सपोजर हुआ, ऐसे केमिकल से कांटेक्ट में आ गए, तो इस वजह से हो गया। स्मोकिंग के जरिए हो जाता है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये उस वजह से भी हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, फिर थैलेसीमिया। व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में आपने हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पे जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी जो शेप होती है, इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप इनहेरिटेड कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड हीमोग्लोबिन। पर्सन हैविंग थैलेसीमिया डू नॉट प्रोड्यूस और अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत कम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है आपकी, आपका आपके ब्लड सेल में एक अमाउंट होती है हीमोग्लोबिन की, जब भी ऑक्सीजन आके जुड़ती है। तो जब ये हीमोग्लोबिन ही बहुत कम होगा तो क्या ऑक्सीजन ज्यादा होगी? नहीं होगी। तो जब ऑक्सीजन ही ज्यादा नहीं होगी तो बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? बंदे को सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये कंडीशन पढ़ ली कि इनका हीमोग्लोबिन, एक जो नॉर्मल अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का, वो नहीं होता। ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं होता। कुछ कुछ ब्लड सेल में तो एब्सेंट होता है हीमोग्लोबिन, कुछ ब्लड सेल में बहुत कम होता है, कुछ ब्लड सेल में बनता ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, कुछ में एबनॉर्मल हो जा एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा या एबनॉर्मल होगा तो उस पर ऑक्सीजन ही नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन को तो बॉडी पार्ट्स को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो ऑक्सीजन जब आएगी ही नहीं बॉडी पार्ट्स में तो वर्क कैसे करेंगे बॉडी पार्ट्स? कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपकी स्किन, आप रेस्टलेस हो जाती हो। पेल, पेल का मतलब येलो, येलो कलर की आपके आपकी बॉडी की अपीयरेंस हो जाती है। आपकी स्किन येलोइश कलर की होने लगती है, जिसे कभी कभी जॉन्डिस भी कहते हैं। जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस आपको, आपने खैर पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन जिसे जब आपकी पूरी बॉडी येलोइश कलर की होने लगती है तो उस कंडीशन को जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन, लिवर, हार्ट, ये स्प्लीन क्या है आपने हो सकता है पढ़ा हो। इसे उर्दू में तिल्ली भी कहते हैं। जब आप बकरा ईद पे देखते हो तो बहुत सारे लोग ऑर्गन्स के बहुत शौकीन होते हैं खाने के, तो स्प्लीन भी एक पार्ट ही आपकी बॉडी का। लिवर, हार्ट, ये सब बहुत इनलार्ज हो जाते हैं, इनका साइज नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ग्रोथ बहुत आहिस्ता हो जाती है। प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी आपकी मेच्योरिटी को कहते हैं। जब आप बढ़ने लगते हो ना तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। जब आपकी ग्रोथ होती है ना तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी बहुत डिले हो जाती है, कम हो जाती है, ग्रोथ आपकी स्लो होती है। पुअर एपेटाइट यानी कि आपको भूख कम लगती है। डार्क यूरिन यानी कि जो आपका यूरिन पास होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर ये एक यानी कि थैलेसीमिया मेजर ये इनबॉर्न होता है, वही थैलेसीमिया ही होता है, लेकिन ये इनबॉर्न होता है। यानी कि ये पहले से ही जब पैदाइशी होता है, ये समझ लो। यानी कि वो थैलेसीमिया जो पैदाइशी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए वो थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। और ये जाहिर सी बात है, म्यूटेटेड जीन्स का मतलब होता है जब एबनॉर्मल जीन्स, आपने पढ़ा हुआ है जीन्स का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पढ़ा दिया है। जीन्स आपका जेनेटिक मटेरियल है और आपका जब जेनेटिक मटेरियल ही एबनॉर्मल आपके पेरेंट की बॉडी से आपको मिला होगा तो आपकी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी तो आएगी ना। तो जब एबनॉर्मेलिटी आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो थैलेसीमिया है, ये जो थैलेसीमिया है ये कैसा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, क्योंकि आपको पैदाइशी हो गया है। यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपको थकान होने लगती है, क्रॉनिक फटीग, फटीग कहते हैं, आप बहुत जल्दी थक जाते हो। ठीक है, एनीमिया हो जाता है पर्सन को, बहुत माइल्ड एनीमिया, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स को एनीमिया कहते हैं, ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और इसको बहुत सारे और डिसऑर्डर्स नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हार्ट। हार्ट आपने पढ़ लिया है, हार्ट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है
आपके बॉडी पार्ट्स तक, आपकी बॉडी तक इस ब्लड को क्या करता है, पंप करवाता है। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आई? अच्छा, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसके अलावा ये एक मेन बात थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर आप नीचे आ जाएं, ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने रीड ज़रूर करना है। इतना कोई ये बहुत इस पे कोई बड़ा नोट नहीं आएगा हार्ट पे, कि हार्ट पे पूरा इतना बड़ा डिटेल नोट लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा वही डायग्राम पूछ लेगा, ये इतना बड़ा नोट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वो ब्लड ब्लड सेल्स पूछ लेगा ये इस तरह से, लेकिन इतना बड़ा नोट कभी नहीं पूछेगा आपसे। फिर भी मैं आपको इस पे छोटा सा नोट लिखवा दूंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे क्या याद रखना है, हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करवाता है। ठीक है, और इसका यही काम है मेन, इसका और फर्दर कोई काम नहीं है पंप करने के अलावा। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने हिस्से होते हैं? 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हिस्से होते हैं। हार्ट के 4 हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ऑरिकल्स कहलाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑरिकल्स, उन्हें कहा जाता है ऑरिकल्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑरिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स। और जो नीचे वाले हिस्से हैं, यानी कि ये वाले हिस्से हैं, ये 2, ये वेंट्रिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट्रिकल। फिर राइट हाँ, इन्हें आर्ट्रियम भी कहते हैं, आर्ट्रियम या फिर ऑरिकल कह लो, एक ही बात है। और ये वेंट्रिकल कह लो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सही है। ओके, आर्ट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, ये 4 हिस्से होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सारी ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं? ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ बातें आप समझ लें। हार्ट जब हार्ट जब बॉडी तक किसी भी लंग्स को हट, बल्कि मैं आपको ये आगे ही पढ़ाता हूँ इसमें पल्मनरी और सिस्टेमिक सर्किट में। अब यहाँ पर सुन लें, मैं यहाँ पे कहाँ बनाऊँ, अच्छा खैर यहीं पे सुन लें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सुन लें, जल्दी से सुन लें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपने पढ़ लिया। ये हार्ट है, ये लंग्स हैं और ये बाकी बॉडी पार्ट्स हैं। हार्ट हार्ट जब ब्लड बॉडी तक लेकर जाता है तो वो थ्रू ऑर्टा लेके जाता है, उस ब्लड वेसल को, उस आर्टरी को कहते हैं ऑर्टा। और जब बॉडी वापस हार्ट तक लेकर आती है तो उस ब्लड वेसल को कहते हैं वेना केवा। ठीक है, क्या कहते हैं? वेना केवा। क्या कहते हैं? वेना केवा। और ये तो आपने पढ़ लिया, जब हार्ट लंग्स तक लेकर जाता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, और जब लंग्स से वापस आता है तो क्या क्या होती है? वो पल्मोनरी वेन होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट है और समझ आ गया आपको। यहाँ पे जो ब्लड वेसल का मैंने एडिशनल नाम बताया है, यहाँ पे हार्ट से जब ब्लड पंप होते हुए आता है बॉडी के अंदर, तो वो कौन सी आर्टरी लेकर आती है? ऑर्टा। यहाँ पे लिखा हुआ है AORTA, एओर्टा नहीं है, ऑर्टा कहते हैं इसे। और जब वापस बॉडी से हार्ट तक आता है तो उस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? वेना केवा। वेना केवा इज अ वेन एंड ऑर्टा इज अ आर्टरी। ये सबको याद होना चाहिए, वेना केवा एक वेन है, वेना केवा आर्टरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉडी से हार्ट तक आ रहा है। अब सुन लो गौर से कि व्हाट इज पल्मोनरी सर्किट एंड व्हाट इज सिस्टमिक सर्किट। ये एक सर्किट हो गया कि हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से हार्ट तक। तो ऐसे सर्किट को पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक फ्रॉम लंग्स टू हार्ट।
इस वाले सर्किट को, यानी कि एक सर्किट हो गया, ये सर्किट नंबर 1 हो गया, एक सर्किट हो गया। तो ये पल्मोनरी सर्किट है क्योंकि लंग्स और हार्ट के बीच में है। पल्मोनरी का वर्ड आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? लंग्स के लिए। तो ऐसा सर्किट जो हार्ट और लंग्स के दरमियान का हो वो पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। यानी कि हार्ट लेके जाता है लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप मुझे बताओ, जब आप रेस्पायर करते हो, जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? लंग्स में फिल हो गई। आप जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन, हवा में से ऑक्सीजन आपकी लंग्स के अंदर भर जाती है, और हार्ट यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आई हुई होती है, आपने जो इनहेल करी हुई होती है, यहां से वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ जाता है, और ये हार्ट इसे वापस कहाँ पंप कर देता है? बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पंप हो गया? बॉडी के अंदर। फिर बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट के अंदर जाता है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन आती है, आप इनहेल करते हो, और ये फिर वापस एक्सचेंज होता है, फिर हार्ट के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा, फिर हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक जो सर्किट होता है उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। सिर्फ हार्ट और लंग्स का सर्किट पल्मोनरी सर्किट होता है, और बाकी जो सिस्टम होता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फ्रॉम ऑर्गन्स बैक टू हार्ट, ये सिस्टेमिक सर्किट होता है। यानी कि ये नंबर 2 वाला सर्किट, दिस इज सिस्टेमिक सर्किट, जो हार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स के दरमियान होता है। और हार्ट और लंग्स के दरमियान वाला सर्किट दैट इज पल्मोनरी सर्किट। आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सही है। और ये भी समझ आ गया, हार्ट से बॉडी तक जो आर्टरी लेकर आती है वो ऑर्टा होती है, और वापस बॉडी से हार्ट तक जो लेकर जाती है वो वेना कैवा होती है। आर्टरी बोल रहा हूँ, सॉरी, वेन। दिस इज वेन एंड दिस इज आर्टरी। अच्छा, लंग्स तक जो लेकर जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और जो लंग्स से वापस हार्ट तक लेकर आती है वो पल्मोनरी वेन हो गई। सही है, ये आसान था। आप इसको भी रीडिंग कर सकते हैं, पूरा वही लिखा हुआ है। हार्ट बीट। सबसे पहले हार्ट रेट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट ये है कि आप 1 मिनट में आपके हार्ट कितना बीट कर रहा है, कितना जो है वो हार्ट बीट आपकी 1 मिनट में कितनी हो रही है। और ये नॉर्मल हार्ट बीट आपकी 60 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। नॉर्मल हार्ट जो रेट होता है वो 60 से, अगर 100 के दरमियान, आप 60 से 100 तक के दरमियान अगर आपका हार्ट रेट है 1 मिनट के अंदर, अगर आपकी हार्ट बीट 60 से 100 तक के दरमियान में हो रही है तो आपका नॉर्मल हार्ट रेट है, वरना ये नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, जब बहुत फास्ट हार्ट बीट होती है तो उसे कहा जाता है टैकीकार्डिया, और जब बहुत स्लो हार्ट बीट होती है तो वो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेडिकार्डिया होता है जब डिक्रीज हार्ट रेट कैसा होता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 1 मिनट में बहुत कम हार्ट बीट्स होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स होती हैं तो टैकीकार्डिया। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी फास्ट। जब फास्ट मोर देन 100 हार्ट बीट्स अगर आपकी 1 मिनट में हो रही हैं तो टैकीकार्डिया, और अगर डिक्रीज हार्ट रेट होता है, यानी कि हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाता है, तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। क्या ये बात मेरी सबको समझ आ गई? आसान थी, ठीक है। अच्छा, टैकीकार्डिया की कुछ कॉजेज बताई हुई हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आ जाता है तो उस वजह से भी हो जाता है, हार्ट के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, लंग्स के डिजीज हो जाते हैं। तो ये जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन कॉजेज हैं, वजूहात हैं टैकीकार्डिया के। टैकीकार्डिया आपको समझ आ गया ना? यहाँ पे लिखा हुआ है टैकीकार्डिया किस वजह से होता है। फीवर, आपको बुखार हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल फीवर नहीं होता है, ये दूसरे किस्म का होता है। ठीक है, ये मतलब किसी और वजह से फीवर हो गया,
ये जो नॉर्मल वायरल होता है, ये नॉर्मल आपको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीवर हो गया तो अल्लाह ना करे ये हो गया है, लेकिन ये नॉर्मल फ़ीवर नहीं होता, ठीक है? ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे होता है, ठीक है? डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी हो जाती है। एक्सेसिव कैफ़ीन, कैफ़ीन एक तरह का आप ये समझ लो एक केमिकल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैफ़ीन आ जाता है आपकी बॉडी में, वो आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं बहुत सारे लोग, उसमें कैफ़ीन होता है। और इसके अलावा मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस आपने करी हुई होती हैं, आपने बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने कोई दवा ली होती है, उससे हो जाता है। बहरहाल ये सब देख के करना चाहिए। फिर इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, चक्कर आते हैं, बेहोश होने लगते हैं, ये सब सिम्टम्स हैं टैकीकार्डिया के, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया का लिखा हुआ है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और एक्सट्रीम फटीग होता है। फटीग का मतलब बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है, ब्लड प्रेशर आपका लो होने लगता है और ब्रीथ बोल रहा हूँ, ब्रेथ की कमी होने लगती है, यानी कि सांस लेने में आपको मसला होता है ब्रेडिकार्डिया में, क्योंकि आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। आपका नॉर्मल हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, यानी कि 60 से कम अगर 1 मिनट में हो रही हैं हार्ट बीट्स तो वो ब्रेडिकार्डिया है, और अगर 100 से ज़्यादा हो रही हैं तो वो टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा है। अच्छा, फिर हार्ट बीट क्या होती है? व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट एक सीक्वेंस में पंप करता है। हार्ट एक सीक्वेंस में पंप करता है। जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जब हार्ट हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है, यानी कि आपको फील होता है ना वो इस तरह से धक धक जो है वो आवाज़, अगर आप हाथ रखो अपने चेस्ट के लेफ्ट एरिया पे तो आपको फील होगा आपका हार्ट पंप कर रहा है। तो ये जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सिस्टोल मूवमेंट एंड डायस्टोल मूवमेंट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है, जब हार्ट का साइज छोटा हो जाता है तो दैट इज सिस्टोल। और जब हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि हार्ट रिलैक्स हो जाता है, वापस नॉर्मल साइज पे आ जाता है तो वो डायस्टोल हो जाता है, ठीक है? हार्ट सिस्टल यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट इज नोन एज सिस्टल, एंड जब वो रिलैक्स हो जाता है तो दैट इज नोन एज डायस्टल। अब ये हार्ट बीट क्या होती है? दिस इज द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय अ रिदमिक पल्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है? ये 1 मिनट से भी कम ये उसमें जो है वो बीटिंग करता है, हार्ट बीट बहुत कम सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ये हार्ट बीट होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपके नर्वस सिस्टम से के ज़रिए आती हैं, इसकी वजह से ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है? तो ये हार्ट बीट एक रिदम के ज़रिए एक सीक्वेंस में ये बीट करता है। पहले डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स का मतलब वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, तभी तो हार्ट पंप करता है, ठीक है? इस हार्ट बीट की वजह से हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा होता है, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। अच्छा, ब्लड वेसल्स आपने पढ़ लिया। अच्छा, मेन आर्टरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारे लिखे हुए नाम: पल्मनरी वेन, ऑर्टा, हेप्टिक आर्टरी, हेप्टिक पोर्टल वेन, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, हेप्टिक वेन, वेना केवा, पल्मनरी आर्टरी, ये सारी मेन नाम्स हैं। ओ, मेन जो नेम्स है ना, ये वो हैं सब, सही है? तो ये आसान आसान मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी और मेन वेन्स ऑफ द बॉडी, ये सब आपने नाम
याद कर लिया है। फिर एक साइंटिस्ट था इब्न अल नफीस, जिसने सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया। फिर हार्वे ने भी विलियम हार्वे ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया। और इब्न अल नफीस ये मुस्लिम साइंटिस्ट था, इसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। फिर आता है कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, जिससे कहा जाता है सीवीडी। अच्छा, ये पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है पूछ लें, हो सकता है ना भी पूछें, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, आपको मार्क करवा दूंगा। आपने अभी क्या याद रखना है, इब्न अल नफीस यहाँ पे इसने अच्छा हाँ, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया। तो इब्न अल नफीस आप लिखोगे, और विलियम हार्वे ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में डिटेल दी। फिर कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर किसे कहा जाता है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर पाए जाते हैं, वो सारे क्या कहते हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, जिन्हें शॉर्ट टर्म में कहते हैं सीवीडी। ठीक है, बहुत कॉमन वजह है ये डेथ की, दुनिया में जो डेथ होती है उनकी बहुत कॉमन वजह है ये सीवीडी, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले उसमें मोस्ट कॉमन डिजीज है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, एटीएच, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या है ये, फॉर सपोज एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी, आप भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉडी पार्ट्स को जरूरत होती है ना ऑक्सीजन की, क्या हार्ट को भी जरूरत नहीं होगी ऑक्सीजन की, होगी ना। तो हार्ट के मसल्स को भी तो कोई ना कोई ब्लड वेसल्स, कोई ना कोई आर्टरी तो पहुंचा रही होगी ना ब्लड। हार्ट के मसल्स कोई अनोखे तो नहीं है जो उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस अपना वो पहुंचाते रहें, लेकिन हार्ट को कोई ऑक्सीजन ना दे। तो हार्ट को देने वाली जो आर्टरी है ऑक्सीजन, वो उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी होती है वो, दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। यानी कि वो आर्टरी जो कि हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाती है। दोबारा सुन लो, कोरोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी दैट सप्लाइज ऑक्सीजन to the heart. Coronary artery is the artery that supplies oxygen to the heart. ठीक है, that is coronary artery. ये एक नॉर्मल coronary artery है। और जब आप बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हो, जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा बैड फैट्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मेडिकल टर्म में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो क्या ब्लड यहाँ पे ट्रेवल कर पाएगा, नहीं। तो जब यहाँ पे ब्लड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, तो आप मुझे ये बताओ सोच के कि अगर फॉर सपोज यहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक गया, तो मतलब इन सारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ पे मसल्स क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी यहाँ पे। तो जब मसल्स की डेथ हो जाएगी तो हार्ट का एक रीजन, हार्ट का एक एरिया रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तभी कहते हैं ज्यादा ऑयल वाले खाने नहीं खाने चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है भाई, अ, जो आर्टरीज की वॉल्स होती है ना, आर्टरी होती हैं, आर्टरी की वॉल्स होती हैं, आर्टरी की वॉल बहुत हार्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती हैं, इलास्टिक इन नेचर होती हैं, लेकिन वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, और इसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है। हेमरेज आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है, नहीं सुना हुआ तो हेमरेज क्या होता है, हेमरेज में ब्लड लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि ब्लड लीक होना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन को हेमरेज कहते हैं, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ये हेमरेज होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वहाँ से ब्लड वेसल, आर्टरी वहाँ से फट जाए और ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो दैट में लीड टू हेमरेज। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी की वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। किस वजह से होता है,
एज की बढ़ने की वजह से, एजिंग की वजह से, जब आपकी एज ज़्यादा होने लगती है तो ऐसे सिम्टम्स, मतलब ऐसे ये आर्टरीज़ की वॉल्स जो हैं वो सख्त सख्त होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे उर्दू में या लेमैन टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है हार्ट अटैक, ये होता है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक इज़ द मोस्ट कॉमन जो है वो एक, आपने सभी ने सुना हुआ है। अच्छा, ये दो किस्म के होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जिसको चेंज किया जा सकता है जिसे कहते हैं मॉडिफाइबल। अच्छा, कब बहुत सारी बार जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो या तो जेंडर की वजह से होता है, एज की वजह से होता है, रेस की वजह से होता है, फैमिली की वजह से होता है, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, पैदाइशी भी हो सकता है। ठीक है, या तो आपको, या तो ये इस वजह से भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बैड फैट्स का इंटेक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, अल्कोहल जो कि वाइन वगैरह पीते हैं, जो कि शराब वगैरह पीते हैं, उनको भी इसका बहुत प्रॉब्लम होती है। या बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट, जिनको बहुत शौक होता है ऐसी चीज़ें खाने का, चिकनाई वाली चीज़ें खाने का, हाई फैट डाइट जिनकी होती है। अच्छा, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस तरह का हो गया। ठीक है, अब फिर वेस्कुलर सर्जरी। वेस्कुलर सर्जरी में क्या, ये आपके जितनी भी सर्जरीज होती हैं हार्ट से रिलेटेड, जिसमें आ जाता है एंजियोप्लास्टी, हार्ट की सर्जरीज, बाईपास, ये सब वेस्कुलर सर्जरीज के अंदर आते हैं, जो कि कौन करते हैं, वेस्कुलर सर्जन्स होते हैं, ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत तरीके की सर्जरीज होती हैं, और ये एक प्रॉपर बाकायदा सर्जन करते हैं। और जाहिर सी बात है ये जब जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में जाते हैं, कुछ हार्ट की फील्ड में चले जाते हैं जिनको कार्डियोलॉजिस्ट बनना होता है, तो वो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को डील करते हैं। ठीक है, फिर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान, हार्ट डिजीजेस एक बहुत कॉमन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिस्ट में 2018 से ऑब्जर्वेशन यही थी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा, हार्ट डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डेथ रेट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से है। और स्ट्रोक हो जाता है, जिसे कहते हैं पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते। ज़ाहिर सी बात है, सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे आपकी ब्रेन से, तो कैसे आप अपनी बॉडी को मूव करवाओगे। ठीक है, तो ये हेल्थ के कॉन्शियस नहीं होते, लैक ऑफ हेल्थ एंड डाइटरी अवेयरनेस, जिनको हेल्थ की अवेयरनेस नहीं होती, जहाँ पे डॉक्टर्स के जैसे गांव देहात में, गांव वगैरह में डॉक्टर्स नहीं होते, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ऐसे नज़र आते हैं केसेस। तो बहरहाल ये आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो काइंडली आप उसको दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप अब इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट उसमें आप इसके क्वेश्चंस को